आवाज आ रही सभी को? आई एम श्योर यू आर एबल टू लिसन। यस। या थैंक यू। चलिए, तो एक 2 मिनट इंट्रोडक्शन एंड देन वील गो हैंड इट ओवर टू सर। सो सर से हमारी मुलाकात, विनायक परांजपे सर से हमारी मुलाकात काफी पहले हुई थी। एक योग शिविर में हुई थी सांगली में। तब उन्होंने बताया था कि ऑक्यूप्रेशर महाराष्ट्र जो काउंसिल ऑफ ऑक्यूपंचर है, ऑक्यूप्रेशर ऑक्यूपंचर काउंसिल, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एग्जाम होने वाली है। एंड इफ योगा टीचर्स आर इंटरेस्टेड, आप लोग व्हाई डोंट यू ज्वाइन, और आपको इंटरेस्ट है तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आगे बढ़िए। तो वो जो सारा क्या बोलना चाहिए, बाद में वो प्रोसेस हुई, उसमें करीब 2-3 साल निकल गए। एंड देन वो रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम एंड फाइनल ऑल दैट थिंग इज देयर। बट नो सर से वो ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एंड देन बाद में, कोविड के बाद में ऑनलाइन क्लासेस, योग, बाकी का थोड़ा सा हम लोग करते थे। देन वी थॉट कि देन फिर से हमने उनको कॉल किया, और हमारे साथी लक्ष्मी नारायण जी और हम उनसे मिले और कहा कि सर और हम क्या सीख सकते हैं आपसे। तो सर ने बताया कि उनका एक 3G हॉकी साइंस का कोर्स है, और 20 घंटे का कोर्स है, 5 दिन, मतलब 5 आवर्स, 5 डेज इंटू 2 वीक्स। 20 घंटे का कोर्स है, तो आप ज्वाइन कीजिए। तो एंड उन्होंने एक वाक्य बोला, और वो यूट्यूब में भी, उनके यूट्यूब में भी वो वीडियो है कि हमारे मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस मैं 20 साल में सिखाता हूँ, 20 घंटों में आपको सिखाने वाला हूँ। एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि उनका सिखाने का तरीका, उनका उनके जो एग्जाम्पल्स, अरे है ना, हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। तो यू डोंट हैव टू रीड, रेफर बुक्स, नोट्स, ये वो। आप उन्होंने जो बताया वो आपने किया, आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट? तो आई विल नॉट टेक टाइम नाउ। आई विल विनायक सर का उनका परिचय मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। तो हर एक, ऑलमोस्ट ऑल अल्टरनेटिव थेरेपीज का उनका अध्ययन है, अभ्यास है और प्रैक्टिस है, राइट? तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम कि आज का सब्जेक्ट, एंड ओवर टू सर। हरिओम। जो भी मेरे सामने उपस्थित है और जो ऑनलाइन में है, सबको गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा। और ये नए साल की शुरुआत है, तो नए साल में कुछ नया हो जाए, तो हम लोग कुछ नया करने का, मैंने नया तो नया तरीके से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये जो योगा और क्या बोलते हैं ना, योगा और एक्यूपंक्चर बोलो या अल्टरनेटिव थेरेपी, इन सब की जरूरत क्या है? एक ये श्रीकांत सर ने मुझे अभी यहाँ पे बुलाया है वाशी में, और 5 साल के बहुत बड़े ब्रेक के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ। ऐसे समझो, एक जमाना ऐसा था कि मैं हर महीने में मेरे 2-4 कीर्तन के कार्यक्रम होते थे, जिसका नाम मैंने रखा था स्वास्थ्य कीर्तन, यानी स्वास्थ्य के संबंधित गाने और इसके साथ में से माध्यम में से करना। और उसके लिए जो भी सब काव्य वगैरह लगते हैं, गीत कविता वगैरह लगते हैं, तो सब मैंने ही बनाई थी, उसका म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ मेरा ही है। तो इट जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, तो ऐसे तरीके से मेरा था। तो चलो चालू करते हैं उससे। तो ये योगा और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या और कुछ है, तो सबकी जरूरत क्या होती है, लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है? और उसका कारण एक ही है कि सबको कुछ ना कुछ तकलीफें होती है। तकलीफें नॉर्मली, जो तकलीफ किसको भी होती है, वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है ना, तब तो कोई उसके तरफ देखता नहीं है। और ये जो मैं कीर्तन करता था उस जमाने में, वो कीर्तन का जो लीड सॉन्ग, कीर्तन का जो लीड सॉन्ग है,
वो 4-5 स्टैंजाज है उसके, मगर उसका एक या एक दो से ही मैं शुरुआत करता हूँ, तो हम लोग उससे ही शुरू करेंगे। मराठी में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए किसको भी। सो लेट अस स्टार्ट। आज स्वास्थ्य रक्षणाची गरज ही खरी, आज स्वास्थ्य रक्षणाची गरज ही खरी। मतलब क्या है? स्वास्थ्य रक्षण करना है ना, तो अंदर ढूंढना चाहिए, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। अभी बाहर क्या चल रहा है? हॉस्पिटलची वाढ होई तज्ञ वाढती, औषधे नवीन येती व्याधी घेऊनी। हॉस्पिटलची वाढ होई तज्ञ वाढती, औषधे नवीन येती व्याधी घेऊनी। मृत्यू दूर जाई परीन स्वास्थ्य ये घरी, रोजचे जिणे ते होई। कसं होतं? रोजचे जिणे ते होई दुःखाची खनी, मानवा तू शोध बोध घेई अंतरी। बाहर ढूंढ के कुछ मिलने वाला नहीं है, अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ ढूंढे, क्या करें? तो मैं हूं इसके लिए। मानवी शरीर हे स्वयंभू तत्परी, लाभताती प्रेरणा स्वतः बरे करी। मानवी शरीर हे स्वयंभू तत्परी, लाभताती प्रेरणा स्वतः बरे करी। नकोच त्यास औषधी सदा पदोपदी, स्वास्थ्यानंद देई जाण। स्वास्थ्यानंद देई जाण विविध पद्धती, मानवा तू शोध बोध घेई अंतरी। तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ मिलने वाला है नहीं, बाहर में जो है वो मिलता है, उसका फायदा है, नहीं ऐसे नहीं, मगर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें आती है। और आजकल जो जमाना बदल गया है, और कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिस चल रही है वो सब अच्छा ही है, मगर उसके बारे में मेरा एक दूसरा एक काव्य है, उससे करते हैं और फिर आगे अपने इसमें जाते हैं। आजकल लोगों को ऐसे होता है ना कि ये सब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बोलो योगा, उसके बाद लोग आते हैं कभी, आते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि बाहर जाने के बाद भरोसा नहीं कितना खर्चा होएगा और क्या क्या होगा। और ये जो मेडिकल सिस्टम आज की है, वो मेडिकल सिस्टम के बारे में एक मेरा काव्य है। तपासण्यानी अतिमी दमले, अतिमी दमले, थकले रे वैद्य राजा, थकले रे वैद्य राजा, थकले रे वैद्य राजा, थकले रे वैद्य राजा। पहले जमाने में वैद्य थे, डॉक्टर्स थे। कैसे थे वो? जुन्या काळचे वैद्य थोरते, नाडी हीच परीक्षा, नाडी पाहुनी करीती चिकित्सा, नको टेस्टची माला। हिप्पोक्रॅटिसच्या त्या शपथेची, हिप्पोक्रॅटिसच्या त्या शपथेची, तुझ राखीची हृदया। थकले रे वैद्य राजा, थकले रे वैद्य राजा, थकले रे वैद्य राजा। मगर जमाना बदल गया, अभी सब अलग ही हो रहा है। पदवी घेता
कुणी न थांबला तज्ञ बांधती बंगला, पेशा असुनी होई धंदा, हजार पडती द्याया, आल्या गेल्या ऍडमिट करीती, आल्या गेल्या ऍडमिट करीती, नवीन ICU ला, थकले रे वैद्य राजा। ICU का मतलब, ये जब भी मैंने गाना लिखा ना तभी मेरे ध्यान में आया, ICU का मतलब ऐसे है कि आज तक आप डॉक्टर के पास जाने से कैसे भी बचाव करते थे, अभी एक बार मेरे पास आए हो ना तो ICU, अभी मैं देखता हूँ कैसे छूटता है, तो मेरे हाथ से कैसे छूटता है, तो ICU का मतलब ऐसा है आगे। मगर ये जो पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, वो कुछ खराब नहीं है, वो खराब बनाया गया है, मगर उसमें क्या पावर क्या है। तो बेस्ट पार्ट क्या है? संशोधन ते अथक चालले, प्रगती झाली शास्त्रा, अवयव रोपण सहजची होई, वांझही प्रसवी पुत्रा, कार्य ईश्वरी हे जरी तुमचे, कार्य ईश्वरी हे जरी तुमचे, बुडवी सामान्याला, थकले रे वैद्य राजा, थकले। तो क्या हो गया, हम लोग सब थक गए, इसी वजह से हम लोग सब थक गए, क्योंकि जाने के बाद कहाँ से कहाँ कुछ बातें निकल जाएगी और कैसे होगा। है इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, आप क्या बोलते हैं ना, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, बच्चे IVF वगैरह हो रहे हैं, मगर कोई भी हमारे मेरे पास जब भी कोई लेडी आती है काम करने वाली, जो घर काम लादी पोछा करने वाली आती है, उसकी कमर में दर्द है और वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएगी तो बोलते हैं MRI करो। अरे उसको महीने में 10,000 रुपए मिल रहे, 5,000 रुपए MRI के लिए कहाँ से देगी वो? तो ये सब नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जो करना है, इसमें सिंपल जो है, करने जैसा जो कुछ है ना, वो मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से, वो है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की पद्धति। तो उस हम लोग आज का जो विषय सिनर्जी, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एंड योगा, तो योगा के पास मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग योगा से ही कनेक्टेड लोग ही यहाँ पे है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई जरूरत नहीं है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में बोलूंगा, और योगा के साथ में क्या उसका दोनों का लेन देन कैसी है या कैसे संबंध है वो मैं बताऊंगा। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। ओके। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो कुछ पद्धति है, इसमें बहुत सारी थेरेपीज है, बहुत सारी मॉडलिटीज है, यानी कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, मगर इसकी जो एक जड़ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट यानी डीप रूटेड है, और जो पक्का परफेक्ट बांधा हुआ साइंस है, वो है चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस। चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस, उसकी 3,000 3,500 साल पहले उसकी शुरुआत होगी, यानी कि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद और योगा की जब भी शुरुआत हो गई, वही टाइम में चाइना में एक्यूपंक्चर की शुरुआत हो गई। मगर सबसे पहले, हमेशा मैं अपने कोर्स में भी मैं यही बात बताता हूँ कि ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर मतलब क्या, तो कहीं पे भी दबाव देना, कहीं पे सुई लगाना, कहीं पे चुभाना, कहीं पे कुछ ना कुछ करने से आदमी को ठीक होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसके दिमाग में आया होगा कि ऐसे कुछ करने से कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसकी एक कहानी है, पता नहीं सच में है या नहीं, बट क्या बोलते हैं ना, बोधक कथा है, कि जिससे हमारे मन में कुछ अच्छा ये आ सकता है। इसकी कहानी ऐसी है कि एक उस जमाने में एक सैनिक, सोल्जर, युद्ध से वापस आया, और वापस आने के बाद वो लोगों को कहने लगा, गांव के लोगों को, कि मेरी आंखें सुधर गई, मेरी दृष्टि सुधर गई। अभी लोग बोलते थे
कि जो भी कोई युद्ध से आता है उसका कहीं हाथ पांव कटता है, किसको कहीं खरोच जाती है, जख्म होती है, तुम तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी आंखें सुधर गई है। क्या उल्टा है, तुम्हारी आंखें नहीं सुधर गई, तुम्हारा दिमाग बिगड़ गया है। तुम कुछ ना कुछ वहम में आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मगर ये ठीक नहीं है। मगर वो बोलने का रुकता नहीं था। उसका कारण उसका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मुझे दिख रहा है ना, आप कुछ भी बोलो, मुझे दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है। और इसके लिए वो सबको बोलता था। और बोलने का कारण क्या रहता था कि ये क्यों दिख रहा है, ये तो कोई ढूंढ ले, इसमें से तो कोई रास्ता निकाले या ढूंढ ले कोई भी। इसके लिए वो लोगों को बोलते रहता था। और जब भी बहुत सारे लोगों को बोला तो उनके गांव में एक वैद्य था उस जमाने का, जो वैद्य, उसको लगा कि शायद ये आदमी ठीक हो, वो बोलता है, वो भी सच भी हो सकता है, तो क्यों नहीं। वो साइंटिस्ट था, ऐसे मैं बोलता हूँ। आजकल हम लोग जिसको कोई भी चीज को साइंटिफिक बोलते हैं, तो साइंटिफिक बोलने का जनरल जो पैटर्न रहता है वो है स्टैटिस्टिक्स, इतने परसेंट में, और ऐसे सब कुछ रहता है। मगर साइंस का मतलब क्या है कि किसी भी, जो कुछ भी चीज है, जो कुछ भी हमारे सामने चीज आई है ना, उसको परीक्षा करके देखो, सच है तो मान लो, नहीं सच है तो छोड़ दो, नहीं सच है तो क्यों नहीं है वो ढूंढो। यानी एक्सपेरिमेंट करना और कुछ ना कुछ करते रहना। तो वो जो था वो साइंटिस्ट था। और इसलिए उसने वो सोल्जर को पूरा ऊपर से नीचे तक उसका चिकित्सा की, देखा उसको। और उसको ऐसे लगा कि पाव के बाहर की साइड में, एंकल के बाजू में एक तीर का निशान था। और उसको ऐसे लगा, मन ही मन उसे उसको ऐसे लगा कि शायद ये जो तीर का निशान है वहां पे, वो तीर के निशान की वजह से तो इसके आंखें में सुधार नहीं हो गया। अभी उसको ये तो उसके मन में आया। अभी उसको वो समझेंगे कैसे कि उससे हुआ या नहीं आया, क्योंकि बाकी भी बॉडी में बहुत सारी जख्म थे। तो उसने क्या किया कि गांव के बहुत सारे लोग जो थे, जिनको दिखने में कमती था, आंखों की कुछ तकलीफ थी, उनको सबको इकट्ठा किया, सबको लाइन में खड़ा किया। और उनके सबके पाँव में, जैसे इसके पाँव में था वैसे उनके सबके पाँव में मार्क किया, निशान ये बनाया। और गांव का जो तीरंदाज था, एक्सपर्ट आर्चर था, तीरंदाज था, उसको धनुष्य बाण लेके उसको, उसके सबके लोगों के, सब लोगों के पाँव के वो निशान के ऊपर तीर छोड़े, एरो छोड़े। तो क्या हुआ रहेगा, तो जख्म हो गई। वो उस जमाने की बात है, तो सेप्टिक हुआ रहेगा और क्या क्या हुआ रहेगा। मगर कुछ दिन बाद बहुत सारे लोगों के आंखों में फर्क पड़ गया, लोगों की दृष्टि में फर्क पड़ गया। अभी ये दृष्टि में तो फर्क पड़ गया, एंड ही हैज डन एन एक्सपेरिमेंट। ये क्लियर एक्सपेरिमेंट है ना कि ये ऐसे हो गया, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जरूरत नहीं होती है कोई भी एक्सपेरिमेंट की कि हर चीज 100% हो जाए। बट 50% से ज्यादा कुछ होता है तो उसका मतलब है कि हाँ कुछ तो है उसमें, इज नॉट जस्ट चांस, बाई चांस नहीं हुआ है। तो 50-60% लोगों को फायदा हो गया। अभी क्या बोले इसको, ये चीज जो हो गई उसको क्या बोले कि वो कौन से, कहाँ पे निशाना लगाया, वो कहाँ पे लगाया। तो उसके लिए उसका नाम उसने दिया, जो पॉइंट पे जहाँ पे मार्क किया था उसका नाम उसने दिया गुआंग मिंग। गुआंग मिंग ये चाइनीज वर्ड है, उसका मतलब है दिव्य दृष्टि। तो बात क्या होगी कि कौन सा पॉइंट है चाइनीज में, जो चाइनीज एक्यूपंक्चर में जो कोई भी पॉइंट्स है ना, वो बहुत सारे पॉइंट के नाम, ये क्या काम करते हैं। तो एक बार वो नाम समझ लेना तो काम तो आसानी से लग जाए, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए ना, बात समझ की है, एक बार समझ में आया। बहुत सारे पॉइंट्स है, वो एक तो क्या काम करते हैं वो दिखाते हैं, या कहाँ पे है वो दिखाते हैं। तो दोनों में से एक चीज आ गई तो आधा काम तो अपना हो जाता है। तो वो हो गया। उसके बाद में ऐसे हो गया कि उसके पास लोग आने लगे, ये बन गया आई स्पेशलिस्ट। तो लोग, आजू बाजू वाले लोग, वो गांव के लोग, बाजू के लोग, सब लोग आने लगे। अभी बाकी जो वैद्य थे उनके पेट में दर्द होने लगा। हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट करके नहीं आता है, उसके पास जा रहे हैं। तो हर एक आदमी ने वहां पे, यानी हर एक वैद्य ने वहां पे, जो भी पेशेंट आएगा उसको दबाना, चुभाना, सुई लगाना, कुछ ना कुछ करके छेड़ना और रिजल्ट देखना। उसका एक्सपेरिमेंट रिसर्च चालू हो गया। ये रिसर्च ऑल ओवर चाइना शुरू हो गया। और उसमें से क्या हो गया, उसमें से बन गए स्पेशलिस्ट। तो पहले ये बन गया आई स्पेशलिस्ट। उसके बाद में कोई गाँव, बाजू के गांव में बन गया वो है सर का स्पेशलिस्ट। उसके बाद में दूसरा कोई इसमें हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, लंग स्पेशलिस्ट बन गया, अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए। और ये स्पेशलिस्ट बनने के बाद ऐसे हो गया, तभी का जो राजा था वहाँ का सम्राट था, वो सम्राट
चाइना की जो आजकल भी हम लोग जो प्रगति देखते हैं, उसका पीछे का कारण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है वो 100 साल बाद में की सोचते हैं। वो अभी की नहीं इतना सोचते, वो बाद में की सोचते हैं, बाद में क्या करना है, लॉन्ग टर्म हमेशा देखते हैं। तो वो जो राजा था, सम्राट था, उसने क्या किया, ये सब जो कोई भी स्पेशलिस्ट बन गए थे ना, तो उसको मन में ऐसे आया कि ये हमारे प्रजाजन जो है वो इधर तितर बितर भागते दौड़ते रहे, तो सबको अपने घर के बाजू में ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी तकलीफ हो तो भी एक ही जगह में ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए सब लोगों को, वो जो वैद्य थे स्पेशलिस्ट बने हुए, उन सबको इकट्ठा किया। और ये मेरा क्या है, मेरा इमेजिनेशन है। और सबको इकट्ठा करके एक किले में बंदिश कर दिया, और उनको बोले ये तुम जो कुछ भी अलग अलग बोल रहे हो ना, वो सबका मिला के एक शास्त्र बना के मुझे दे दो, और जब तक ये शास्त्र नहीं बना के दोगे तब तक यहाँ से कोई किसी छूटेगा नहीं। अभी क्या हुआ रहेगा सोच सकते हैं। सब ज्ञानी लोग हैं, सब अनुभवी लोग हैं, एक दो आदमी दूसरी की थोड़ी मानेगा। मगर ये आपस में बहुत झगड़ा किया होगा उन्हें, मगर उसके बाद में उनको समझा कि ये अपना राजा हमें छोड़ने वाला नहीं है, तो करना है, अभी इसमें से बाहर निकलना है, तो साथ में चल के ही हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने मिल के काम किया। और ये जो कुछ अलग अलग, हर एक का अलग अलग था, वो सबको एक साथ में लाके उसका साइंस बनाने का जो काम है, वो ऑलमोस्ट 100 साल, मतलब 3 पीढ़ी चल रहा था। 3 जनरेशन ऑफ वैद्य एंड उनके पीछे काम कर रहे हैं क्या नहीं देखने के लिए, उनके पीछे 3 जनरेशन ऑफ सम्राट चाबुक लेके, हंटर लेके खड़े रहेंगे, काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आजकल हमारे यहाँ जो दिखता है ना, कोई शिक्षण मंत्री बदले हो गया तो कभी 12वीं की एग्जाम रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी नीट है, कभी क्या है, जैसे उसके सपने में आए। का ऐसा नहीं है, जो देखना है आगे चल के देखना है। तो उन्होंने ये ऐसे किया। हेलो। तो ये स्टोरी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है हम लोगों को समझने के लिए, इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है कि आजकल के मेडिसिन ब्रांड जो है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, उसमें पहले जनरल प्रैक्टिशनर तैयार होता है, उसके बाद में वो स्पेशलिस्ट बनता है। हाँ, और एक बार वो स्पेशलिस्ट बना तो पीछे का कोई देखता नहीं है। फिर ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, उसको बोलो बुखार आ गया, वो भी एक बार एक जमाने में एमबीबीएस हुआ है ना, तो बुखार के लिए दवाई नहीं देगा, वो कुछ लिख के दिया देगा उसकी दूसरे की तरफ। तो एक्यूपंक्चर में क्या हो गया कि ये जो सब लोग क्या, ये जो सब स्पेशलिस्ट थे, तो एक्यूपंक्चर की शुरुआत हो गई स्पेशलाइजेशन से। स्पेशलाइजेशन से शुरुआत हो गई, और वही स्पेशलाइजेशन जनरल प्रैक्टिस में आ गया। मतलब आजकल का वो जो साइंस उन्होंने बांधा है, उसमें ऐसे है कि आजकल का कोई भी वो साइंस जो सीखेगा, ही बिकम्स अ स्पेशलिस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो कुछ भी है उसका स्पेशलिस्ट ही है। तो इसके लिए लोग पूछते हैं, अरे आपके पास इसके लिए ट्रीटमेंट है क्या? आपके लिए एक्यूपंक्चर में बोलने के लिए तो बहुत, अब क्या है ना, अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खुद को स्पेशलाइज बोलते हैं, मगर ओरिजिनल एक्यूपंक्चर में सब कुछ है। और ये जो सब कुछ है, तो वो सब कुछ है तो ज्यादा अच्छा है ना, किसी को हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, यहाँ तक आ गया। उसके बाद में अभी फिर भी लोगों तक पहुंचता था, नहीं पहुंचता था। और ये सब चाइना के अंदर के अंदर ही सब कुछ चल रहा था। मगर 1980s या 80s के अराउंड में प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना को विजिट की थी, और उस समय में उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो ये चाइनीज लोगों ने सिर्फ सुइयां लगा के उनको ठीक किया। एंड दैट वाज अ शॉक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि बिना दवाई के कोई कुछ ठीक कैसे हो सकता है। और जब भी ये प्रेसिडेंट निक्सन के साथ में ये एक्यूपंक्चर अमेरिका में गया, और अमेरिका में जो चीज यूएस में पहुंच जाती है वो पूरी दुनिया भर में फैल जाती है, तो उसके बाद में ये दुनिया में फैलने लग गई। नाउ मोस्ट देन उसके बाद में हमारी WHO ने उसको रिकमेंड किया है, WHO ने उसको मान्यता दी है। और हमारे यहाँ भी सब कुछ चल रहा है। हम लोगों के महाराष्ट्र में 2015 2016 में महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर एक्ट आया, और जो भी लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं
उनको सबको रेगुलराइज करने के लिए रजिस्ट्रेशन देने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दी थी, वो सर ने की है, हम लोगों ने की है। तभी मैं बहुत कुछ वो टाइम में लोगों को मैं उस्का रहा था कि अभी कर लो, ये चांस है, क्योंकि ये इतना आसान रहने वाला नहीं है। अभी उन्होंने, ये तो हो गई टेस्ट, हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस करने का, मगर अभी जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए काउंसिल ने 2 साल का फुल टाइम एक्यूपंक्चर का डिप्लोमा रखा है। फुल टाइम 2 साल का एक्यूपंक्चर। तो कोई भी आदमी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो तो जा नहीं सकता है ना। मगर अभी ये सब कुछ बात होने के बाद उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया कि अभी किसको सीखने का चांस नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं जो इसकी तरफ देखता हूँ और मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, और ये कीर्तन वीर्तन जो मैं करता था, कम से कम मेरे 70-80 तो कीर्तन मेरे अलग अलग जगह में हो गए थे। तो उसका कारण ये है कि एक जमाने में, अब सब लोगों को मालूम रहेगा, एक जमाने में वैद्य थे, डॉक्टर्स लोगों के पहले, और वैद्य के पास कुछ तकलीफ हो गई तो वैद्य के पास जाते थे, और वो वैद्य नाड़ी परीक्षा करता था, फिर काढ़ा बना के देगा, पुड़ी बना के देगा, परहेज बोलेगा, क्या क्या है, ये सब कुछ होता था। मगर उसी के साथ में हमारे घर में दादी माँ की पोटली होती थी, जिसमें से दादी माँ, नानी माँ, जिसमें से कुछ निकाल के, कुछ घिस के फिस के उसको कुछ करके बच्चे को देती थी और बच्चा ठीक हो जाता था। तो जैसे ही वैद्य है तो उसकी तरीके से वो काम कर रहे हैं, मगर घर की दादी माँ, नानी माँ जो काम कर रही है वो तो काम कोई भी कर सकता है। तो ये काम अपने ही घर में शुरू हो जाए तो जितना जल्दी करो उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हर घर में एक, यानी एक सीखा हुआ आदमी हो जाए ना तो बहुत आसानी होती है। और जो लोग सीखे उनको तो पता है कि अब भी लगाओ सुई तो अब भी ठीक हो जाते हैं। जितना देर हो गया उतनी देर लगेगी, मत जितना जल्दी करो उतना जल्दी हो जाएगी। तो ये एक्यूपंक्चर इसकी ये, तो इसके मेरे कोर्सेज वगैरह चलते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सर और श्रीकांत सर ने वो कोर्स अटेंड किया था। तो तो ये हो गई। अच्छा, जो फिर अभी नए लोगों के लिए जो एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ नहीं है, ये सब होता है कैसे? ना दवाई देते हैं ना कुछ कर रहे, सुई लगाने से अंदर ठीक कैसे होता है? ये क्या करती है? सुई में क्या जादू है? जादू सुई में नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा एक क्या बोलूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोलता हूँ कि हम किसी को भी सवाल करेंगे, कोई भी बच्चे को, ना 10वीं 12वीं के बच्चे को सवाल करेंगे उसके ऊपर भी, तो उनको पूछेंगे कि ये बॉडी कौन चलाता है? ये बॉडी चलती है, पूरी सिस्टम चलती है, वो कौन चलाता है? तो आंसर आता है ब्रेन चलाता है। ब्रेन से कमांड जाती है, सिग्नल जाते हैं, उसको फीडबैक मिलता है और ये बॉडी की सिस्टम चलती रहती है। हाँ, मगर एक याद करो, ध्यान मैंने सोचो कि कोई आदमी रास्ते से जा रहा है और अचानक उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया, क्या हो गया? बंद पड़ गया सब कुछ। अभी उसके बॉडी में ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, बोन्स है, सब कुछ है, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है? और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हम लोगों को मालूम है, हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जीव गेला, जीव गेला, प्राण गेला। मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो हमारे जन्म से कार्यरत है, वो प्राण शक्ति शरीर में है, तब तक काम करती है, तब तक शरीर काम करेगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति शरीर का मालिक है। और जो ऑर्गन्स है बॉडी के, जो सब कुछ ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स और उसके स्लेव है, उसके नौकर है। तो जो प्राण शक्ति काम नहीं करेगी तो नहीं होगा। और हम लोग बोलते भी है, समझो कोई अपना दोस्त या कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और कोमा में है, तो बोलते हैं अरे सुभाष को ऐसे ऐसे है, सुभाष ऐसे है, सुभाष रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जब भी डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ही इज नो मोर, तभी हमारी भाषा बदल जाती है। हम बोलते हैं चलो अभी बॉडी उठानी पड़ेगी, बॉडी खराब, इमीडिएट बॉडी बन जाते हैं उसके, उसका नाम निकल जाता है, क्योंकि जो नाम वाला है ना अंदर का, वो निकल गया। तो ये जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर साइंस है, भले आप उसको कुछ भी करो, ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर नाम की जो कुछ तकनीकी है, इस सब में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति को हिलाने का काम करती है, क्योंकि वही तो मालिक है।
अभी मालिक है वो हिलेगी तो ही काम करेगी। यानी कि जैसे एक दुकान का कोई मालिक रहता है और दुकान का मालिक है, वो समझो उसके 10 गाड़ी है, 10 जगह में दुकान है, वाशी में है, चेंबूर में है, थाना में है, और कई कई है, सब जगह वो तो गल्ले पे नहीं बैठेगा। तो नौकर रहते हैं। और ऐसे रहता है कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है, रोज जाके हर दुकान में जाके उसकी खबर लेना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। हाँ, और कुछ कारण से वो जा नहीं सका, कारण उसकी फिजिकल प्रॉब्लम रहेगी, कारण ट्रैफिक रहेगा, कारण और कुछ रहेगा, वो हो गया और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, तो क्या उसका रिजल्ट दिखता है कि वो दुकान का सेल कमती होते जाता है। लोग, अभी सेल कमती हो गया और ये तो जा नहीं सकता है, तो अभी किसको बुलाता है, कोई एमबीए को बुलाता है। क्या करना है, एमबीए को बुला के, बिजनेस नहीं हो रहा है ना, तो एमबीए आता है और वो बोलता है क्या करो, ऑफर चालू करो, एक के ऊपर एक फ्री। तो जितना दिन एक के ऊपर एक फ्री है, थोड़ा सेल होता है, फिर से वो बंद किया तो फिर से डाउन हो जाता है। वो नहीं है तो, उसके नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओ, उससे भी कुछ नहीं होता है। सब सब चीज में गड़बड़ क्या होती है, दुकान के सेल कमती होने की गड़बड़ क्या होती है कि मालिक जाता नहीं है। वो जो वहां काम करने वाले सेल्समैन है, काम करने वाले लोग है ना, उनकी आदत बिगड़ जाती है। क्योंकि कोई भी, हम लोग कोई भी कुछ खरीदी करने के लिए जाएंगे और हमको बोलेंगे, कोई हम लोग मेल जेंट्स कोई गए, ये हमें शर्ट लेना है, हाँ ये देखो ये शर्ट है, इसमें से एक निकालो। अच्छा, ऐसे थोड़े हम लोग को अच्छा लगेगा, और दो चार कपड़े दिखाओ, हाथ लगा के देखेंगे, फुल करेंगे, मगर ऐसे बोलेगा तो कौन आएगा, सब निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेल व्हील का कुछ चलता नहीं है, टेम्पररी है। किसी भी तरीके से उठा के वो मालिक को दुकान में हाजिर करना है। मालिक जाके दुकान में खड़ा रह गया तो सब लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और अपने धंधे पे लगेंगे। तो ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो पद्धति है, वो क्या करती है, ये हमारे शरीर की प्राण शक्ति यानी मालिक जो है, उसको हिलाने का काम करती है। और जिसकी हिल गई वो तो काम करेगी, वो तो अपना घर का ही मामला है ना, उसको तो उसका धंधा तो संभालना है। तो इसके लिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हम लोग, मैं कितना भी बोलूँ, मैं 20 साल का प्रैक्टिस है, किसका 50 साल का प्रैक्टिस है, और हम लोग कितना भी बोलेंगे कि मैंने 100 लोगों को ठीक किया, 500 लोगों को किया, वगैरह वगैरह, तो भी मैंने किसको भी ठीक नहीं किया। सुइया लगा के मैं बोलने के लिए तो बोलना पड़ेगा, मगर मैं मन ही मन जानता हूं कि मैंने किसको भी ठीक नहीं किया। जिसकी प्राणी शक्ति चल गई वो ठीक हो गया। तो जिसकी प्राणी शक्ति चलेगी वो तो यूं ही ठीक हो जाएगा। मराठीमधलं एक हे, शाण्याला शब्दाचा मार आणि वेड्याला काठीचा मार। तो अभी जो जिसकी प्राण शक्ति चलने के लिए तैयार है, उसको थोड़े से दे दो तो हो जाएगा। और जो हलने को ही तैयार नहीं, उसको सुई लगाओ, क्या क्या करना पड़ेगा और बहुत टाइम जाएगा। उसके बाद में वो शायद जाग सकती है, या जागेगी भी नहीं कि उसको उसको हिलना नहीं। इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ, ये समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, कि सिंघम का डायलॉग मैं बोलता हूँ। सिंघम सिनेमा में एक डायलॉग है, आता माझी सटक। मतलब सुई लगाने के, वो प्राण शक्ति की एक बार सटक गई ना, तो कुछ भी ठीक कर सकती है। और ये ठीक करने का ये सब है, इसको थोड़ा सीखना है, तरीके से सीखना पड़ता है। तो ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर है। तो मतलब उसका अभी, अभी कितनी वेळ है अजून? काय 15 मिनिट? हाँ ठीक है। ओके। तो अभी, ओके। तो ये जो प्राणशक्ति का खेल, यानी ये सब प्राणशक्ति का खेल है। जिसकी सटक गई वो ठीक हो गया। और इसलिए पुराने पुराने लोग भी 2-4 दिन 8 दिन में ठीक होते हैं, और कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ उन लोगों को भी टाइम लगता है, क्योंकि उनकी प्राणशक्ति हिलने को ही तैयार नहीं। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। इज नॉट ऑलवेज द फिजिकल प्रॉब्लम, वो बहुत सारे कारण रहते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल कैसे होता है ना, जहाँ डॉक्टर सब कहीं पे भी कुछ भी चीज के लिए हम लोग जाएंगे, तो रिपोर्ट निकालने के लिए बोलते हैं, और जो रिपोर्ट में दिखेगा उसके ऊपर मेडिसिन चालू हो जाती है। और बहुत से बार ऐसे होता है कि वो रिपोर्ट है, मेडिसिन दी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका कारण एक स्टोरी से मैं बोलता हूँ हमेशा। थाना में एक ऐसा ही एक क्या बोले ना, एक अच्छे लोकेलिटी का एक सीआई विष्णुनगर करके,
वहां से मैं एक दिन शाम को जा रहा था, और जाते टाइम मैंने देखा एक रास्ते में एक 8-10 साल का लड़का कुछ तो ढूंढ रहा था, कचरे में हाथ डाल के कुछ देख रहा था, और लड़का तो अच्छे घर का दिख रहा था। तो मुझे उसकी दया आ गई, और मैंने उसको पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहा है तू? काका मुझे अंगूठी हरवली हो। उसकी अंगूठी गुम हो गई थी। तो बोला, उसके चेहरे से दिख रहा था कि उसकी अंगूठी सच में गुम हो गई। बोला, कैसी थी? सोने की थी, अभी घर में जाऊंगा तो मुझे तड़ी पड़ने वाली है। तो इसका चेहरे के भाव देख के मुझे लगा कि मैं भी उसको कुछ मदद करूं। तो मैं भी उसके साथ ढूंढने लग गया। मैं जैसे ही ढूंढने लग गया, तो मेरे साथ पहचान वाले जो आने जाने वाले थे आप जैसे लोग, वो भी मेरे साथ ढूंढने लगे, और हम 10-12 लोगों ने वो चौराहा पूरा छान के मारा। कहीं पे भी वो अंगूठी नीचे जाने की, गटर में जाने का चांस नहीं था। कहीं कचरा, सब कचरे में हाथ डाल के देखा, कहीं भी मिली नहीं। अभी मन में आया कि ये लड़का हमें बना रहा है क्या, टिकटॉक वीडियो कुछ बना रहा है क्या, कैसे इनको बनाया वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैं बोला अभी बच्चे को फिर से पूछेंगे एक बार। तो बोला, तेरी अंगूठी सच में गुम हो गई क्या? हाँ काका, खरच हरवली। अभी वो तो बोल रहा है मिलती नहीं है, तो हो गया क्या? तो अभी उसके बाद में मन में आया कि अंगूठी कहाँ गुम हो गई। तो इसके लिए मैंने उसको पूछा कि अरे भाई, तू बोल रहा है अंगूठी गुम हो गई, तो तेरी अंगूठी कहाँ पे गुम हो गई? यहाँ पे गुम हो गई, या स्कूल में हो गई, या कहाँ हो गई? क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रही है। बोलते हाँ, वो ना मेरी अंगूठी ना बाजू के गली में गुम। अरे बोलो, बाजू के गली में अंगूठी गुम हो गई, और तू यहाँ ढूंढ रहा है? हम लोगों को काम पे लगाया, क्यों यहाँ क्यों ढूंढ रहा है तू? तो उसने बोला, क्या करूं, वहां इतना अंधेरा है ना, यहाँ पे ही उजाला है। आजकल की मेडिकल सिस्टम उजाले में ही ढूंढते रहती है, उसके पीछे नहीं रहती। और ये जो गलियां है, मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि ये जो गलियां है, ये गलियां मतलब डिफरेंट थेरेपीज है। किसको कौन सी थेरेपी से उसकी प्राण शक्ति चलेगी हमें पता नहीं है। जनरली फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर अच्छा रहता है। दूसरी जो मेरी फेवरेट एक थेरेपी है, जिसको फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं, तो फ्लावर रेमेडीज मन के लिए फ्लावर रेमेडीज का काम आता है। और ऐसी बहुत सारी है। तो अभी समझो किसी ने ऐसे अपने भी देखा होगा, देखा भी होगा कि किसी ने घर बदली किया और कुछ ना कुछ गड़बड़ी चालू हो गई। तो अभी उसके उसके लिए एक्यूपंक्चर से फायदा नहीं हो रहा है। क्या हो गया? अरे उसको वास्तु का कुछ करना पड़ेगा। तो वास्तु, तो इसके लिए जो भी आपको लिए ऐसे कुछ सेंटर वेंटर चलाना है ना, तो सब चीजें हमारे पुतड़ी में होनी चाहिए। तो जिसको जिसकी जरूरत है उसको दे दे, तो वो जल्दी बाहर निकलेगा उसमें से। अभी किसी के लिए फिर जरूरत पड़ती है ज्योतिष की, किसी को किसकी, किसी को किसकी। तो ये सब हमारी कौन सी गली में अंगूठी ढूंढ हो गई, बीमारी आ गई मतलब अंगूठी गुम हो गई, अगर कौन सी गली में होगी। जनरली फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो एक्यूपंक्चर गिव बेटर। अच्छा, एक्यूपंक्चर की ये तो मैंने बताया। तो इसमें 2 पॉइंट्स मैं आपको आज सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलवेज हमेशा एक ये रहता है कि कोई भी कहीं पे भी मैं कुछ भी बोलूँ ना, तो लोगों को टेक होम कुछ होना चाहिए। जाते समय साथ में कुछ लेके जाना चाहिए। पहली तो बात है, सिंपल टू मेक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सिंपल। पंक्चर का मतलब ये नहीं कि पंक्चर ही करना चाहिए, वो प्राणी शक्ति को जगाना है। आप उसको 2-4 फटके मारो तो भी जाग सकती है। आप चाहिए तो उसको चिमटा ले लो तो भी जा सकती है। चाहिए तो मुक्के मारो, या फिर स्क्रैचिंग करो, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। फिर नहीं तो फिर सुइया है। हाँ, मगर वो ऐसे तरीके से है। एक आप हमारे, मैंने हम लोगों के इसमें वो ये था, दाग देने की पद्धत होती, जला के चटका देते थे ना, वो एक्यूपंक्चर का ही एक टाइप है। अपना इंडियन स्टाइल था वो। तो एक ही बात, सब एक ही है। मगर ये सब कुछ है तो आपको जाके, आज से जाके, एक मेरा बुक है, छोटा सा बुकलेट है, उसमें पूरी बॉडी को ट्रीटमेंट देने वाले 5 पॉइंट्स उसमें दिए हुए। आपको बुक सबके लिए मैं लेके आया हूँ, वो लेके जाओ। इसको मैं फर्स्ट एड बोलता हूँ। फर्स्ट एड का मतलब इमरजेंसी नहीं है। फर्स्ट एड का मतलब कुछ भी हो गया तो पहले क्या करना है, तो घर में ही करना है, बाहर जाने के पहले। तो वो बुक है, तो वो बुक के तो पॉइंट्स आपको देखने से ही समझ जाएंगे। मगर दो चीज जो एक्यूपंक्चर में है, वो पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसी दो दो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से एक पॉइंट है नाक और होठ, उसके बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ यूज करना है,
ये पॉइंट, कोई भी आदमी बेहोश हो गया किसी भी कारण से, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया किसी भी कारण से, तो ये पॉइंट को स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देना। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देना मतलब आपके हाथ में जो मिलेगा शार्प चीज, आपका बॉल पेन है तो बॉल पेन चलेगा, ये क्लिप, हेयर क्लिप चलेगी, हेयर पे अपनी सेफ्टी पिन चलेगी, या कुछ टूथपिक चलेगी, कुछ भी, या कुछ नहीं है तो नाखून से भी चलेगा। तो ये बीच के इसमें नाखून से दबाना है तो नाखून खड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, आड़ा नहीं, खड़ा, हाँ ये रहेगा तो उसका प्रेशर अच्छा पड़ेगा। ये दबाने से आप दबाते रहेंगे तो जो भी आदमी बेहोश हो गया वो 2 या 3 मिनट के अंदर होश में आएगा, मेरी गारंटी। 2 या 3 मिनट के अंदर होश में आएगा, मेरी गारंटी है। और आप थोड़ा सा डेरिंग, एज के लिए डेरिंग लगेगा ना, डेरिंग क्या किसके लिए लगेगा कि लोगों के सामने जाके कुछ करना है, बाकी लोग बैठे और लोगों के सामने कुछ करना है, थोड़ा डेरिंग से आप काम करेंगे ना, आपका नाम बन जाएगा। ये करने से 2 या 3 मिनट के अंदर आदमी होश में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने क्या किया, उस आदमी के कम से कम 50,000 रुपए बचे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उठा के आईसीयू में डालेंगे तो बस हो गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको ये इससे रिजल्ट मिलता है। आप ध्यान में रखो ये पॉइंट, कभी भी किसको भी किसी भी कारण से बेहोशी आ गई तो यहाँ पे ही दबाना है। इसका ही यूज और एक जगह में हो सकता है, किसको एपिलेप्सी आती है, मतलब मिर्गी पीट आती है ना, तो उनको भी यही पॉइंट से काम करेगा। उनको क्या करना है, उनको तो यानी उनको तो तकलीफ है, इट्स नॉट एक्यूट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, एक्यूट नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको बोलो यही पॉइंट सिखाओ, बोलो, और उनको बोलो दिन में 3 बार 5-5 मिनट यहाँ दबा के बैठो। तो आस्ते आस्ते ये जो कुछ अंदर का सर्किट बिगड़ने वाला है ना, वो सर्किट ठिकाने में आने के अच्छा होगा। ओके। एक टाइम ऐसे ऐसे ही एक टाइम हुआ था, थाना में टिप टॉप प्लाजा है, वहाँ पे एक शादी में हम लोग गए थे, और वो शादी में मैं पीछे में था, मेरी वाइफ स्टेज के पास आगे थी, और उतने में कुछ हलचल हो गई एकदम। क्या हो गया था, मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया, जल्दी आ जाओ, स्टेज के पास आ जाओ। एक अंकल, उम्र 70 साल की वगैरह रहेगी, वो कुर्सी से खिसक गए नीचे, यानी बेहोश हो गए। अभी बेहोश होने के बाद, शादी के माहौल में बेहोश होने के बाद तो सबकी हवा टाइट हो गई, तो इमीडिएट, अरे इमीडिएट अनाउंसमेंट हो गई, यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो जल्दी स्टेज पे आ जाओ वगैरह वगैरह। मेरे वाइफ ने मुझे फोन करके बोला मोबाइल पे, तो मैं गया। क्या होता है ऐसे, जब भी कंडीशन आती है ना, तभी क्या होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे उसको पहले ही तकलीफ है और उसको सांस लेने की हवा भी नहीं मिल रही है, ऐसी हो जाती है। तो उसमें से रास्ता निकाल के हम लोग हर एक और दो जो चीजें रहती है कि ऐसे कंडीशन में लोग दूसरे को बोलते हैं, अरे चप्पल लाओ, अरे पानी लाओ, अरे कांदा लाओ। खुद कोई नहीं कुछ करता है, वो सब लोग वहां पे ही रहते हैं, तो कोई कुछ करता नहीं। तो मैं उसमें से अंदर घुस के गया, जेब का पेन निकाला और उसको यहाँ पे स्टिमुलेट किया, तो 1-2 मिनट, 2-3 मिनट के अंदर होश में आ गए। और उनका पहला सवाल था, सब लोग इतने इकट्ठे क्यों हो गए, और तुम्हारे लिए तो इकट्ठे हो गए, क्योंकि ऐसे हो गया ना उनको कि कुछ हुआ ही नहीं है। उतने में एक लेडी 25, 30, 35 साल की वगैरह रहेगी, छोटी सी थी, और वो आई, वो डॉक्टर थी। और उसने आने के बाद, ये तो अंकल उठ के बैठ गए थे अपनी जगह पे, वो आने के बाद, कहाँ है पेशेंट, कहाँ है पेशेंट, उसको पेशेंट ही नहीं दिख रहा है। 5 मिनट के अंदर पेशेंट है कि नहीं बराबर हो गया, कहाँ है पेशेंट। और फिर उसके मुंह से जो बात चालू हो गई ना, वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ब्लड प्रेशर का अपरेटस नहीं है, मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, मेरे पास मेरा विजिट का बैग नहीं है। डॉक्टर शादी में आके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपना बैग लेके नहीं आते। बैग नहीं तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। ओके, तो भूलो मत, डेयरिंग करके करो, और मुझे फोन करके बताओ कि ऐसे ऐसे किया। अब अभी तक हमेशा सब लोगों को रिजल्ट मिले, कभी भी ऐसे नहीं है किसको 2 मिनट लगते हैं, किसको 4 मिनट लगते हैं, उतना ही फर्क है। और बहुत सारे किस्से हैं, मगर सब स्टोरी एक ही टाइप की है। मगर यही बात मैं लोगों को बोलता हूँ, जो कोई अभी ट्रेकिंग के लिए जाते हैं,
कोई मानस सरोवर यात्रा के लिए जाते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं, सर ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं, कुछ पॉइंट बोलो, कुछ टिप्स दे दो, हेल्थ वहां जा के हेल्थ वगैरह में। मैं बाकी तो कुछ ये दो चार चीजें मैं सिखाता हूँ, मगर उनको बोलता हूँ ये ध्यान में रखो, ये पॉइंट आपको जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे का जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरे ट्रिप का मजा किरकिरा होता है। तो और लोग आने के बाद बोलते हैं सर आपने सिखाया ना बहुत अच्छा हो गया, वो एक लेडी को ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने दबाया, मुझे मालूम नहीं था ये होगा या नहीं होगा, मैं मन ही मन आपका नाम लेके मैं कर रहा था, और वो उठ के बैठ गई और चलने लग गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्यूपंक्चर। एक बात, दूसरी बात है, एक ये भी, ये पॉइंट भी वो बुक में है ही। दूसरी एक मजे की बात है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं। मेरे पास एक लेडी आई थी, ऐसे ही मैं ये कीर्तन का कार्यक्रम करता था, तो उसमें ये बाकी सब कुछ बोलता था मगर उसके साथ ये दो पॉइंट सिखाता था, और बाकी भी कुछ। तो उन्होंने मेरे पास से बुक लिया था और अपने आप घर में प्रैक्टिस चालू की, प्रैक्टिस मतलब घर के लोगों को यूज करना चालू किया, उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। और उसके बाद में उसकी लड़की के डिलीवरी के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद लड़की की डिलीवरी नजदीक आई थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी एक दो तीन दिन में कुछ तो होगा, मगर कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने बोला अभी हम लोग 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, शायद उनको लेबर पेन्स नहीं आ रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था। तो उनको बोला कि 2 घंटे में अभी कुछ नहीं होगा तो हम लोग रुकेंगे नहीं, सिजेरियन करना पड़ेगा। अभी कोई भी माँ बच्ची का, लड़की का सिजेरियन हो नहीं हो तो अच्छा है, ऐसे ही सोचेगी ना। तो ये औरत को मन में क्या आया कि हम लोग सीखा है ना, सर ने वो पॉइंट बताया है, तो वो अंदर जाके उसने लेबर रूम में जाके सिस्टर को पूछा ऐसे ऐसे मैं कुछ करूँ क्या। तो सिस्टर बोली आप बाहर से कुछ भी कर सकते हैं, हमारा टाइम हो गया तो हम लोग अपना काम करेंगे, तब तक 1.5-2 घंटा है, तब तक आप कुछ भी करो। तो उसने ये जो पॉइंट है, वो हमारा पाँव की छोटी उंगली जो है, भी मैं हाथ पे ही दिखा रहा हूँ, पाँव की छोटी उंगली जो है उसकी बाहर की कॉर्नर में, नाखून के कॉर्नर में जो पॉइंट है, वो पॉइंट के ऊपर दोनों पाँव, वो लड़की सोई है, उसके पाँव के बाजू में खड़ी रह के दोनों पॉइंट्स 1.5 घंटा वो लेडी दबाती रही, 1.5 घंटा दबाती रही। और 1.5 घंटे के बाद उसके लेबर पेन्स आ गए, डिलीवरी नॉर्मल हो गई, और उसका पेड़ा देने के लिए वो मेरे पास आई। ये जो पॉइंट है उसका इंडिकेशन है, मतलब किस काम के लिए, माल पोजीशन ऑफ फीटस, फीटस की अपने गर्भ की विपरीत अवस्था जिसमें डिलीवरी हो नहीं सकती है, ऐसी अवस्था को ठीक करने वाला पॉइंट है। क्या जादू है, सोचो, ऐसे कहीं पे भी होता नहीं है, ये सिर्फ एक्यूपंक्चर से ही हो सकता है। और ऐसे उसके बाद में बहुत सारे उनकी कथा सुन के मैंने और बहुत सारे लोगों को भी बताया, सिखाता तो था ही, मैंने ये पॉइंट कभी यूज नहीं किया है, मगर मेरा यकीन एक्यूपंक्चर के ऊपर इतना है ना कि जो कुछ है ना वो सच में होता ही है, किसको जल्दी होता है, किसको टाइम लगता है। तो ये ऐसी एक्यूपंक्चर और इसकी बात है। तो ये दो पॉइंट्स है, विचार कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, आपको ये पॉइंट ऐसे टाइप से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी बात आ गई योगा की। तो योगा मतलब क्या, योगा का मतलब जो है क्या, ट्रेडिशनली योगा का मतलब है, उसको हम लोग जो बोलते हैं, तो दो चीज है उसमें, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग पतंजलि का अष्टांग योग है, और उसमें ये 8 स्टेप्स है। और 8 स्टेप्स कहाँ से आए, आपको है अब भी जहाँ पे है वहां से आपको समाधि अवस्था तक, मतलब परमेश्वर की अनुभूति देने तक की 8 स्टेप्स है। तो उसमें यम नियम, अब आपको मालूम रहेगा सब कुछ, यम नियम, आसन, प्राणायाम, फिर धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप्स है। इसमें की जो पहली 4 स्टेप्स, ये पहली 4 स्टेप्स है वो शरीर के लिए, पहली 4 स्टेप्स जो है वो शरीर के लिए है, और दूसरी 4 स्टेप्स है वो अंदर जाना है, ध्यान धारणा समाधि वगैरह है, तो अंदर, और ये अंदर झांकना है, तो उसके लिए बॉडी फिट चाहिए। जिसको ध्यान के लिए बैठना है और कमर में दर्द है तो क्या ध्यान करेगा, उसका ध्यान कमर में ही अटका हुआ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पतंजलि योग में है आसन, मगर आसन पतंजलि योग में जो उनकी जो सूत्र है
उसमें आसन के बारे में क्या है, उसमें आसन के बारे में कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही श्लोक है उसमें, स्थिर सुख आसनम, बस, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग जो ये करते हैं वो है हठ योग। हठ योग जो फिजिकल फिटनेस के लिए काम में आता है, मगर एज सच पतंजलि योग का पार्ट नहीं है, मगर फिटनेस के लिए काम में आता है। तो हठ योग में क्या करते हैं हम लोग? हठ योग मतलब आसन। ये आसन में क्या होता है और क्या किया जाता है, कैसे होते हैं? आसन में विविध, क्या बोलते हैं, पोस्चर्स लेते हैं। हाँ, बॉडी मूवमेंट्स और पोस्चर्स, इसकी वजह से उसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का, दुनिया के सभी लोगों का जो भी नियमित प्रणाली ये योगा करता है, आसन, योगा मतलब अगेन इट इज आसन, योगासना जो करता है उसको तो रिलीफ मिलता ही है। तो उसको रिलीफ मिलता है योगासन से। तो क्यों मिलता है रिलीफ? उसमें भी कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो योगासन से रिलीफ क्यों मिलता है? और उसका पीछे का कारण है, ये योगासन करने से, बॉडी की मूवमेंट्स और पोस्चर बदली करने से अंदर की प्राण शक्ति जागृत होती है। अंदर की प्राण शक्ति जागृत होती है। और जो भी कोई योगा टीचर है, वो कभी भी किसी भी कार्य काम के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए एक आसन नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ऊपर से नीचे तक सारे आसन बोलेगा, उसमें कुछ ना कुछ, शायद यहाँ के एक दो, यहाँ के एक दो, यहाँ के आगे पीछे हो सकता है, मगर इट विल बी अ फुल बॉडी मूवमेंट टॉप टू बॉटम। मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति को आप झुक के या मरोड़ के या कुछ भी तरीके से उसको आप चालना देते हैं। और यही तो एक्यूपंक्चर में है। क्या फर्क है दोनों में? फर्क इतना ही है दोनों में कि योगा में बोला जाता है, हमारे योगा शास्त्र में, कि हमारे शरीर में ये जो प्राण शक्ति है वो 72,000 नाड़ी में से बहती है। 72,000 नाड्यांमधनं ही जो प्राणशक्ती वाहत असते। हाँ? मगर उसी के पैरेलल जो है एक्यूपंक्चर, ये जो प्राणशक्ति जो घूमती है, मैं बोला ना, वो जो घूमने का है उसको चाइनीज एक्यूपंक्चर बोलते हैं। वो 14 रास्ते से घूमती है। इसको एक्यूपंक्चर में, हमारे भारतीय इसमें बोलते हैं नाड़ी, एक्यूपंक्चर में बोलते हैं उसको मेरिडियन। तो वो 14 मेरिडियन से जाती है। अभी एक ही बॉडी में एक बोल रहे 14 है और दूसरा बोल रहे 72,000 है। कुछ कुछ संबंध है क्या नहीं एक दूसरे से? एक ही शरीर में है ना, तो इसका 72,000, उसका 14, उसको बिठाए कैसे? और ये बिठाने का मेरा जो रिसर्च देखने का, वो ऐसे है कि हम लोग एक जमाने में यानी कुछ 15-20 साल पहले की बात है, जब भी हम लोग को घूमने के लिए जाना पड़ता था, गाड़ी निकाली और मुझे कोकण में जाना है, रास्ता तो पता नहीं है, तो एक मैप का बुक लेते थे और मैप का बुक लेके वो रास्ता देख के आते थे। रास्ते में जो गांव लगते थे वो देख देख के हम लोग आगे पहुंच जाते थे। हाँ? और आजकल क्या करते हैं हम लोग? गूगल मैप्स है। तो तो गूगल मैप्स में आपको क्या दिखता है? गूगल मैप्स में आपको दिखता है वो तो रोड जो है वो दिखता ही है। हाईवे तो दिखेगा, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मगर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बाजू के सर्विस रोड दिखेंगे, आजू बाजू की छोटी मोटी गलियां सब कुछ दिखेगी। तो ये जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि ने जिसको 72,000 नाड़ी बोला है ना, वो गूगल मैप जैसा है। और एक्यूपंक्चर का जो मेरिडियन, 14 मेरिडियन है, वो बुक जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 14 में ही खत्म होता है, उसका भी इंट्रिकेट सर्कुलेशन तो अंदर में है ही। तो मतलब मैं स्टूडेंट को जो सिखा दो, इसका मतलब क्या है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं दबा रहा हूँ, सही है, बराबर, चुप, गलत है। अरे अंदर तो सब रास्ते खुले हैं ना। तो कहीं से ना कहीं, समझो आप रास्ते से गए और हाईवे से जा रहे, गलती से एक पहले गली में घुस गए और जो गली में नहीं जाना है तो आगे चल के आपको वापिस जाने वाला ही है ना। तो वैसे ही है, तो कुछ गलत नहीं होता है कि मंचर में डरने की कोई बात नहीं रहती। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में नाड़ी है, दोनों में यही है। एक में 14 है, एक में 72,000 है। अच्छा, दूसरी बात एक्यूपंक्चर की, और इसमें जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि योगासन जो करने हैं वो खुद के करने पड़ते हैं। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ।
दूसरा कोई करके कुछ फायदा नहीं। मैं आप लोगों के सामने योगासन करके दिखाऊं तो आपकी कमर, किसकी कमर ठीक नहीं होने वाली है, किसको रात को नींद नहीं आने वाली है, किसके घुटने के दर्द कमती नहीं होंगे, क्योंकि मैं करने से आपका एंटरटेनमेंट हो रहा। इतना जरूर है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, मगर आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ये जो पोस्चर लेने हैं, आसन करने हैं, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और जो कोई प्रॉब्लम वाला आदमी है, जिसके घुटना दर्द कर रहा है, वो फोल्ड ही नहीं हो रहा है, तो आसन कैसे करेगा? और इसके लिए काम में आता है एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर खुद के लिए खुद कर सकते हैं, दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो एक्यूपंक्चर से मैं सबको बोलता हूँ, जो भी योगा में है उनको तो मैं बोलता हूँ कि एक्यूपंक्चर एंड योगा आर कॉम्प्लीमेंट्री। इनफैक्ट नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के साथ में है। तो जिसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको एक्यूपंक्चर से उसकी बीमारी फ्री करो थोड़ी, और उसको फिर योगा में जोड़ो। एक के बाद में एक आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि योगा करो तो, एक्यूपंक्चर और योगा दोनों साथ में करना चाहिए। तो एक्यूपंक्चर यू कैन से इट्स अ टेम्पररी, शुरू करने के लिए है, मगर जिंदगी भर के लिए हेल्थ मेंटेन करनी है तो योगा इज द बेस्ट। एक्यूपंक्चर भी है, मगर उसके लिए में योगासन करने में, योगासन प्राणायाम वगैरह करने में जो अंदर की जो खुशी मिलती है ना, वो एक्यूपंक्चर में उतनी नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो ये ऐसा है, एक्यूपंक्चर और योगासन ऐसे दोनों एक ही। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड है, और दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड एक दूसरे के साथ में ही जाते हैं। सो आई होप मैंने आपको मेरी तरीके से जितना हो सके उतना रंजक बना के आपके तक बढ़ेगा, ताकि आप भूले नहीं। मेरा सिखाने का नॉर्मली पैटर्न ऐसे रहता है कि मैं एक बार बोलूँ तो भूलना नहीं चाहिए, दिमाग में ऐसे बैठा जाना चाहिए ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सो ट्राई यूजिंग। एंड अभी मैं रुकता हूँ थोड़े टाइम। हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड 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 सर। आप इनका हरिओम। सबसे बड़ी खासियत है कि ये हर बात को एकदम सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो चलो, 30 पीपल आर देयर। एक कोई क्विक एक दो सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज। आप चैट में लिख सकते हैं या यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ये भी मेरी एक स्पेशलिटी रहती है कि मेरे बालने के बाद किसको कुछ सवाल आते ही नहीं। ऑल क्वेश्चन्स आर आंसर्ड, ऑल क्वेश्चन्स आर आंसर्ड। या साधे भाषे म्हणजे ना अगदी सहज सोपा. हा विचारा ना. मला स्वतःला नाही, आपण इथेच आहे, आपण सर आहे ऑनलाईन वर 30 लोक आहेत तर ज्यांना एकदा. आहे काय, कोणी नसले तर मग चलो, एनी क्वेश्चंस क्विकली? या साहेब. हो, विचारा विचारा. बोला बोला. हा, मला विचारायचं आहे की रजिस्ट्रेशन आणि केव्हा ओपन करतात? काय? हे ॲक्युपंक्चरचं रजिस्ट्रेशन केव्हा ओपन होईल? नाही नाही, तुमचा आवाज. ॲक्युपंक्चरचं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ॲक्युपंक्चरचं रजिस्ट्रेशन केव्हा ओपन होईल? ओपन होणार नाही, ते ओपन नाही होणार आहे. हा, ते नाही होणार. ॲक्युपंक्चरचं रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीतली आताची अशी परिस्थिती आहे की काउन्सिलचा डिप्लोमा कोर्स ज्यांनी केलेला आहे त्यांनाच फक्त रजिस्ट्रेशन मिळेल. बाकीचे ज्यांचं झालंय त्यांचं. सर, मी 1998 मध्ये डिप्लोमा केलेला आहे चेन्नईहून ॲक्युपंक्चरचा. एका ह्या सगळ्या डिप्लोमाला, कुठचाही डिप्लोमा कोर्स जो असतो त्या डिप्लोमा कोर्सला व्हॅलिडिटी येण्यासाठी त्या काउन्सिल कडनं डिप्लोमा मिळायला लागतो. आणि असाच कोणी काही डिप्लोमा दिला तर त्याला काही कायदेशीर किंमत काही नसते, एक सर्टिफिकेट म्हणून असते. त्यामुळे काळी हे देत होते, परंतु आता महाराष्ट्रामधली परिस्थिती अशी आहे, महाराष्ट्रामध्ये ॲक्युपंक्चर काउन्सिल आलेलं असल्यामुळे आता फक्त महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर कडनं डिप्लोमा केलेला असेल आणि 3 वर्षाचा फुल टाइम डिप्लोमा आहे, त्या कोर्सची
प्रत्येक आणि वर्षाची प्रयागराजचा 5 वर्षाचा कोर्स केलो मी प्रयागराज कुठच्याही एस्पासचा. कुठच्याही गोष्टीला महाराष्ट्रामध्ये कायदेशीर मान्यता नाही. हा. केलेला आहे, डिप्लोमा केलेला आहे, तुम्ही वापरत असाल, तुम्हाला गुण येत असेल, लोकांना फायदा होत असेल, हे सगळं जरी असेल तरी कायद्यामध्ये ते काउन्सिल आल्यामुळे कायद्यात असू शकत नाहीये ते, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. बर. या सगळ्या याच्यामध्ये तुमचा प्रश्न आहे, तुम्हाला रोख लक्षात आला की आपल्याकडे डिप्लोमा नाही, आपल्याकडे रजिस्ट्रेशन नाही. मी हिंदीत बोलतो, इथली काही लोक आहेत थोडीशी, सगळ्यांचं जाईल तर मराठीत चालेल? चालेल मराठीत, ओके. हा चालेल. हा, तर अशी परिस्थिती आहे ना. तुमच्या मनातला जो प्रश्न आहे तो माझ्या लक्षात आला. हा सगळ्यांचा प्रश्न असतो की मी एवढे कोर्सेस सगळे केलेले आहेत आणि मग माझ्याकडचं हे जर का काही रजिस्ट्रेशन नाहीये तर मी कायदेशीर प्रॅक्टिस करू शकतो का नाही, हा प्रश्न आहे सगळ्यांच्या मनातला. बरोबर आहे? त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की एक मी त्याला पुन्हा एक उदाहरण देतो छानसं, की मोटरसायकल चालवायचे, 2 व्हीलर चालवायचे, त्याच्यासाठी लायसन्स काढणं, लायसन्स असेल त्यालाच मोटरसायकल चालवता येते का? नाही. मोटरसायकल साठी कोणी चालवायला शिकू शकतो, ते 5, 7, 8, 10 पण शिकू शकतो. परंतु गडबड कधी होते, तुमच्याकडे कोणाकडे एखाद्याकडे लायसन्स नाहीये आणि पोलिसांनी पकडलं तर गडबड होते. जोपर्यंत पोलीस नाही तोपर्यंत काही गडबड होत नाही. त्यामुळे आपण ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चरची जी काय प्रॅक्टिस करत असू, ती प्रॅक्टिस कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही याची काळजी घेतली तर काही घाबरायचं कारण नाही. आणि ही कायद्याची प्रॅक्टिस येणार नाही, हे सगळं माझ्या कोर्सच्या त्याच्याबद्दल चांगल्यापैकी माहिती देतो. थोडक्यात सांगायचं तर असं, जसं ज्याच्याकडे लायसन्स नाहीये परंतु मोटरसायकल आहे आणि तो चालवतोय, तो काय करतो, पतली गलीमधनं चालवत असतो, बाजूबाजूच्या हायवेला जायचं नाही, पोलिसाच्या समोर जायचं नाही. आपण सुद्धा तसंच करायचं. म्हणजे काय, तर आपला बोर्ड लावायचा नाही आणि आपल्या ओळखी पाळखीत प्रॅक्टिस करायची. जे आपल्याकडे येतात त्यांच्याशी प्रेमाने वागायचं, त्यांच्याशी प्रेमाने बोलायचं, त्यांना समजून घ्यायचं आणि त्यांच्याकडनं अव्वाच्या सव्वा पैसे ऍडव्हान्स मध्ये घ्यायचे नाहीत. ही एक गोष्ट. आणि त्याच्याच बरोबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की करंट मेडिकल प्रॅक्टिसेस ज्या काही आहेत त्याच्या विरुद्ध आपण एकही अक्षर बोलायचं नाही. आता आपण बोलताना मी बोललो मेडिकल सायन्स आणि या सगळ्याच्या बद्दल. परंतु एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला की बाबा सर माझी कंबर दुखते, मग मला काय करू, मी त्या डॉक्टरनी मला MRI करायला सांगितलंय, तो करू का नको करू? तर मी सांगतो डॉक्टरने सांगितलंय ना, करून या, असं माझं म्हणणं असतं. तो म्हणतो अहो पण तुला ज्यांनी सांगितलं त्यांनी काही MRI न करताना तो आला होता तुमच्याकडे आणि बरा झाला, मग मी करू का नको? म्हटलं ते तुमचं तुम्ही ठरवायचं, मी काही सांगणार नाही त्याच्याबद्दल. कळलं? त्यामुळे डॉक्टरने विचारलं ह्या टेस्ट करू का नको, डॉक्टरने सांगितलंय ते करायला हवं. तुम्हाला नसलं करायचं तुमच्या हिमतीवर तुम्ही नका करू. हा माझा त्यातला. आणि जोपर्यंत आपण या कोणाच्या काय होतं माहितीये का, की आपण ज्या वेळेला कोणाच्या तरी विरुद्ध, कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या अखत्यारीत काम करायला लागतो ना, त्यावेळेला सगळ्या गडबडी होतात. हा, त्यामुळे आपण डॉक्टरांच्या विरुद्ध काही बोलायचंच नाही. मी माझं ॲक्युप्रेशरचं काम करतोय, बस संपला विषय. मी औषध बोलायचं नाही. औषधं लोक विचारतात मग ते पेनकिलर मी घेऊ का नको, ते डॉक्टरना विचारा, ते तुमचं तुम्ही ठरवा, तुम्हाला बरं वाटतं. कळलं? डॉक्टरनी सांगितलंय त्याच्या विरुद्ध आपण औषधं लिहून द्यायची नाहीत. आणि आपल्या लिमिटमध्ये आपण राहिलं तर माझी आत्ता एक काउन्सिल तर सगळं आत्ता आलं 2021-22 मध्ये आम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळालं. 1998 सालापासून माझं क्लिनिक चालू आहे. एवढी वर्ष माझी प्रॅक्टिस ही अशा प्रकाराने चालली होती. आल्यावरती पहिल्यांदा पेशंटला विचारायचं तुला कोणी पाठवलं, तुला कोणी पाठवलं, म्हणजे काय की तो आपल्या ओळखीतला आहे का नाही, का आपल्याला फसवायला कोणी आलंय हे आपल्याला समजतं आणि त्याच्यावरनं मग पुढे जायचं. ऑलवेज प्ले सेफ आणि काही घाबरू नका. ही जी काय पद्धत आहे अतिशय आपण या लोकांनी उगीच त्या सगळ्याचा राडा करून टाकलाय, काउन्सिल आणून साध्या सोप्या गोष्टीची माती केली असं माझं म्हणणं आहे लिटरली. तर बघा काही घाबरायचं कारण नाही, फक्त लोकांच्या मनात येईल मग विरुद्ध कोणाच्या बोलायचं नाही. एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला सांगितल्या की ज्या कुठेच जगात शक्य नाहीत त्या गोष्टी आहेत.
मग एक तर बेशुद्ध पडलेल्या माणसाला जागा करणं, फिटस पोझिशन नीट आणणं वगैरे वगैरे. एकदा माझ्याकडे एक पेशंट आला म्हणजे एक माणूस आला. त्यांनी दरवाजे मी राहत होतो त्याच बिल्डिंगमध्ये, खालची माझं क्लिनिक आहे. तर माझ्या दरवाजाची बेल वाजवली. तो म्हणे डॉक्टर आहेत का? बायको म्हणाले डॉक्टर नाहीच राहत कोणी. आपण आपल्याला पहिली गोष्ट डॉक्टर म्हणायचंच नाही. आपण डॉक्टर नाही, बरोबर. लोक काय म्हणायचं ते म्हणू दे. नाही डॉक्टर नाही, नाही नाही ते असंच आहे. तो डॉक्टर हवं असलं तर वरती जा, नाही तर आमच्या बिल्डिंगमध्ये 3-4 डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे जा. तर त्यांनी सांगितलं नाही ते सुया बिया लावतात आणि असं असं. बरं म्हटलं, मग मी तेवढ्यात पुढे आलो. तिला मी म्हटलं, त्या माणसाला म्हटलं की म्हटलं काय होतंय तुम्हाला? नाही म्हणे मला ताप येतोय म्हणून मी आलोय. आता जिथे गर्भाची परिस्थिती बदलू शकणारी ताकद जर का ॲक्युपंक्चर मध्ये आहे, तर हे ताप बीप काय हो, किरकोळ आहेत गोष्टी करायचं त्या, बरोबर. परंतु माझं काय धोरण माहितीये, तापाचा पेशंट आहे ना, जो 2-4 गोळ्या घेऊन 2 दिवसात बरा होतो, त्याला ॲक्युपंक्चर मध्ये आपण ओढून आणायचं नाही. त्याला मी सांगितलं डॉक्टरांकडे जा, त्यांच्याकडनं औषध घे, तू बरा होऊन जाशील. त्याचे तो गेला, त्याला पाठवून दिला. 2 महिन्यानंतर का 3 महिन्यानंतर तो परत आला. पुन्हा बेल वाजवली, पुन्हा सगळे तेच डायलॉग. मी आपलं तेच सांगितलेलं. नाही ना म्हणे, मी मागे आलो होतो तापासाठी. अरे म्हटलं मी नाही तापासाठी ट्रीटमेंट देत. तो म्हणाल तापासाठी ट्रीटमेंट? अहो पण मी गेलो, डॉक्टरांची औषधं घेतली, 3 महिने औषधं घेतली, माझा ताप अजून जात नाहीये. आता हा माझा पेशंट. कळलं? आपली जे काम आहे ना, आता विषय निघाला, मला बोलायला लागलो की मी थांबू शकत नाही, असा माझा प्रॉब्लेम आहे. आपली ही जे काय काम आहे ना, हे कसं आहे माहितीये का, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा सगळ्या भारतात सगळीकडेच असणार, 12 बलुतेदार होते. त्यामधला सगळ्यात ब्राह्मण सगळ्यात वरती आणि सगळ्यात खालची महार. म्हणजे काय की सगळ्यात टॉप मोस्ट. त्यामुळे ही मेडिकल सिस्टीम मध्ये सर थोड़ा हिंदी में प्लीज सर. ओके ओके ओके. हाँ तो बोलो ना. हाँ हिंदी मध्ये बोला, चालेल हिंदी मध्ये बोला. ये जो हमारी एक हायरची है ना अपने विलेजेस में या गांव में रहती है, यानी ब्राह्मण यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे वो मतन और ये कचरा विचरा निकालने वाला, जिसको महार बोलते हैं. तो महार के पास कभी जाते हैं लोग, जब भी उनका गाय बैल कुछ मर गया तो महार के दरवाजे में लाके डालते हैं और बोलते हैं उसको साफ करो. तो ये हम लोग का जो काम है ना, वो महार जैसा है. सब जगह ढूंढ फिर के घूम के कहीं पे भी कुछ नहीं हो गया, वो मढ़ साफ करने के लिए आपके दरवाजे में लाके आया. समझे? ऐसी ऐसी बात है. तो ऐसे तरीके से. और कुछ पूछना है तो पूछो. चलो बढ़िया, एक्सेलेंट. तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन ग्रुप फोटो. काफी लोग, 25 लोग हैं. तो चलो तो अपना कैमरा जरा ओपन कीजिए सो दैट यू नो. और जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज अपना चैट बॉक्स में आपका नंबर और ये डालिए सो दैट यू नो आपको कुछ नेक्स्ट कार्यक्रम हो या ऐसा कुछ कार्यक्रम रहा तो आपको भी बताएंगे. आप लोगों में से किसको भी ये सब कुछ सीखना है तो मेरे कोर्सेज तो चलते ही रहते. नॉर्मली थाना में रहते, मगर कुछ लोग हैं आप जैसे इंटरेस्टेड लोग हैं तो ऑनलाइन नॉर्मली मैं नहीं लेता हूँ. जल्दी जल्दी. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाणारी आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 किलोमीटर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस व्हाट्सएप नंबर सांगा की व्हाट्सएप. करतो म्यूट कर. ठीक है. चलिए जस्ट ओपन योर कैमरास, लेट्स हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ. एक सर के लिए ओपन करो लिंक, अपना लिंक. नहीं ठीक. चलो प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना. हाँ. जो हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग पंडित जी. गुड इवनिंग. बोलिए. हाँ, मी भरत कळीमणी फ्रॉम बेलगाम. हाँ बोला बोला भरत. हो नाही, आता याचा काय ऐकूय ना.
चलो लेट्स मी माझ्या पेशंटना स्टुडंटना कधी चलो लेट्स हैव अ ग्रुप फोटो क्विकली. चलिए. चलो रेडी 1 2 3. चला लवकर. बाकीचे लोक. पांडे जी आप ऑन कीजिए कैमरा. चलिए. चलो बहुत बहुत धन्यवाद. जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, तो इफ यू कैन पुट योर नंबर्स, फोन नंबर एंड नेम, तो अच्छा रहेगा. डालिए. चलो चलिए. हरिओम. हरिओम. थैंक यू. धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए. और Thank you, sir. प्लॅटफॉर्म क्रमांक चल पकडा ना मग. तुम्ही लवकर आहे तर परत. 12 चलिए. गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं. और जैसे सर ने बताया कि आप अपना प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे जो भी आप करते हैं यू ट्राई इट. और नहीं है तो सर है, सर को कांटेक्ट कीजिए. और यू नो ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर हेल्थ, हेल्थ ऑफ द फैमिली एंड फॉर अदर्स ऑल्सो. चलो बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुभकामनाएं. हरिओम. नमस्कार. हरिओम. हरिओम.